हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जिनिया को चोरी छुपे ऑफिस में जाने के लिए काफी सारी बातें सुननी पड़ी कि अभी तो तुम्हारे सेमेस्टर का फर्स्ट वीक है और तुमने स्कूल की प्रॉपर्टी तोड़नी शुरू कर दी। साथ ही सर ने उसे $14,000 कंपेंसेशन भरने के लिए कहा क्योंकि ये पेंटिंग किसी बड़े आर्टिस्ट की थी। बेचारी सोचने लगी कि इतने सारे डॉलर्स मैं कहाँ से लेकर आऊँ। एक लम्हे के लिए तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना फूक के असिस्टेंट बनने के लिए राजी हो जाऊं, मगर फिर उसकी ईगो बीच में आ गई। यही सोचते सोचते उसने फैंग फैंग को इस रात के अंधेरे में कहीं जाते हुए देख लिया और फिर फोन करके उससे पूछने लगी। उसने लाइब्रेरी जाने का कहकर जल्दी से कॉल काट दी और यहाँ जिनिया को भी दाल में कुछ काला लगा, फिर उसका पीछा करने लगी। यहाँ आकर देखा तो फैंग फैंग एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब कर रही थी और जिनिया सब कुछ समझ गई कि कुछ दिनों से वो चुप चुप कर कहाँ जाती रही। फैंग फैंग ने बताया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरा एडमिशन भी यहाँ स्कॉलरशिप की वजह से हुआ और अपना बाकी का एक्सपेंस भरने के लिए मैंने यहाँ जॉब स्टार्ट कर दी। फिर जिनिया से बात करते हुए उसे उसके बॉस ने देख लिया और उसे जिनिया के सामने ही सुनाने लगी कि तुम यहाँ वेट्रेस की जॉब कर रही हो या खुद ही मेहमान बनकर बैठ गई। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो जो तुम्हारी बची कुची सैलरी है मैं वो भी काट दूंगी। जिनिया को तो उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आया। फैंग फैंग से कहने लगी कि हम दोनों मिलकर पैसे बनाएंगे। उसे इंसिस्ट करती है कि इस इवल बॉस के पास जाकर अभी के अभी रिजाइन दे दो। इतना मोटिवेट करने पर फैंग फैंग भी रिजाइन देने के लिए चली गई और यहाँ जिनिया ने गुनन को किसी से बातें करते हुए सुना। वो लड़का गुनन से कह रहा था कि जैसा जैसा तुम्हें मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, वरना तो तुम जानते हो ना कि तुम गू फैमिली के रियल वारिस नहीं हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को घर से बाहर निकाल दूंगा। गुनन की उस लड़के से जान छुड़ाने के लिए जिनिया उसके पास जाकर उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने लगी। उसे पहले तो इसका ये अजीब बिहेवियर समझ में नहीं आया। उसे बताने लगा कि ये मेरा भाई तेंग है। जिनिया ने बातों ही बातों में उसके ऊपर कॉफी गिरा दी ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से दफा हो जाए और उसकी ये ट्रिक काम कर गई। तेंग के जाने के बाद गुनन ने इसे मना कर दिया कि तुमने जो कुछ भी सुना इसके बारे में किसी को मत बताना और आज तुमने मेरी हेल्प की तो कभी न कभी मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। इस पर जिनिया बोली कि मुझे फिर कभी नहीं बल्कि आज ही तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंटर होना है जिसके चेयरमैन तुम ही हो। फिलहाल वैकेंसीज अवेलेबल तो नहीं थी मगर गुनन ने उसे इस बारे में कल कॉलेज में मिलने के लिए कहा। इधर फैंग फैंग ने जॉब से रिजाइन दे दिया और अब बड़ा मसला ये था कि वो दोनों मिलकर पैसे किस तरह कमाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्लास खत्म हुई तो जिनिया ने क्लास में अनाउंस किया कि आज से मैं और फैंग फैंग यहाँ सर्विस बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि जिसने भी कैफे से जो कुछ भी मंगवाना हुआ हम दोनों उसके लिए लेकर आएंगे, पर इसके चार्जेस सिर्फ $2 होंगे। कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब तो उसने स्पीकर पर अपनी रिकॉर्डिंग ही लगा दी जिससे वही बेटा फू इरिटेट होने लगा जो कि रीडिंग कर रहा था। और जब जिनिया ने देखा कि वो कोई रीडिंग शीडिंग नहीं कर रहा बल्कि अपने फैंस के सामने पढ़ने की एक्टिंग कर रहा है तो इस बात पर उसे लड़ने लगी। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर लेना काफी मुश्किल काम है इसलिए जिनिया ने पहले से ही गुनन की हेल्प ले रखी थी और हैंडसम से गुनन को ऑर्डर देता हुआ देखकर ऑब्वियस सी बात है कि बाकी सब भी उसे फॉलो करेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि जिनिया ने प्लानिंग कर रखी थी। गुनन के ऑर्डर देने के बाद तो उन दोनों पर ऐसा रश लग गया कि बेचारे फू को भी कोई लिफ्ट नहीं करवाता। कुछ ही दिनों में इन दोनों का बिजनेस काफी अच्छे से चलने लगा और सिर्फ अपनी क्लास से ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज से ऑर्डर्स आने लगे। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो ये दोनों काफी जल्द अमीर होने वाली है। मगर जिनिया के लिए सिर्फ ये बिजनेस भी काफी नहीं था। मजीद उसने एक और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फू फैंग के लिए लड़कियों के लव लेटर्स लेकर आना, जिसके उसने अलग से चार्जेस लगाए हुए थे। बेचारे फू को तो समझ नहीं आती कि किस तरह से इस लालची लड़की से जान छुड़ाए। ऊपर से टीचर ने इसका डेस्क मेट भी बना दिया। फिर उसे एक आइडिया सूझा कुछ टाइम के लिए जिनिया को कॉलेज से दूर भेजने का। उसे ऑर्डर दिया कि सभी क्लास फेलोज के लिए ड्रिंक लेकर आओ, साथ ही उसे पे भी किया। पर अगर चालाकी की बात की जाए तो जिनिया से ज्यादा चालाक तो वो कभी भी नहीं हो सकता। वो पैसे लेकर भी उसके सामने ही बैठ गई। इधर ऑनलाइन ही ऑर्डर देकर सबके लिए ड्रिंक मंगवा ली। इस तरह उसकी एनर्जी भी बच गई और पैसे भी कमा लिए। बेचारा फू जो अपना IQ लड़ाकर उसे दूर भेजना चाहता था मगर उस पर खुद ही बारी पड़ गया। इसके बाद इन सभी की स्विमिंग क्लास होने वाली थी मगर फू फैंग ने इन्हें कभी भी स्विमिंग में ज्वाइन नहीं किया। हालांकि उसकी फैंस चाहती थी कि कोई ऐसा भी दिन आए कि हमें फू के साथ स्विमिंग करने का मौका मिल जाए और उनकी ये बात जिनिया ने भी सुन ली। फिर फू के पास जाकर उससे पूछने लगी कि तुम स्विमिंग में हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते और मजाक मजाक में उसे स्विमिंग करने के लिए पुश करने लगी। लेकिन फू तो ऐसा डर रहा था जैसे कोई बच्चा नहाने से डरता हो और यहाँ जिनिया उस पर हंसते हंसते खुद ही स्विमिंग
पूल में गिर पड़ी। ना तो जिनिया को स्विमिंग करनी आती है और जिस तरह उसे डूबता हुआ देखकर फू को एंजाइटी हो रही थी, ऐसा लगता है कि उसे भी स्विमिंग करनी नहीं आती। फू तो उसकी हेल्प किए बगैर भाग गया और यहाँ जिनिया की हेल्प यियांग ने की, इवन के उसे अपना दोस्त बनने के लिए भी कहा। फेंग फेंग भी आज उससे पहली बार मिली, उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाया जिससे यियांग से सबसे ज्यादा डर लगता था। नेक्स्ट सीन में जिनिया अपने कमाए हुए पैसे गिनती है जो कि पूरा हफ्ता लगाने के बाद भी बहुत थोड़े से ही बने थे। फेंग फेंग के लिए तो ये पैसे उसकी सैलरी से भी कहीं ज्यादा थे, मगर जेनिया सोचने लगी कि इतने पैसों से तो सिर्फ मेरा एक्सपेंस भी पूरा नहीं होगा, फिर मैं कंपेंसेशन बनने के लिए $14,000 कहाँ से लेकर आऊँ। अब उसने मजबूरन फू फेंग का असिस्टेंट बनने का फैसला कर लिया। इसके अगले ही सीन में जेनिया ने अपना कंपेंसेशन भी पे कर दिया और सर से वादा भी कर लिया कि वो आइंदा इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगी। यहाँ उसका आमना सामना एला से हुआ जिससे ये खबर हो गई थी कि जेनिया फू के असिस्टेंट बन गई। उसे काफी धमकाते हुए फू से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन जेनिया भी उससे कोई डरती वरती नहीं थी। कहने लगी पहले तो मैं सिर्फ उसकी डेस्क मेट थी, अब तो उसकी असिस्टेंट भी बन गई। तुम जो कर सकती हो कर लो, मेरी तरफ से तुम्हें खुली इजाजत है। दूसरी तरफ फू बड़ा इतरा रहा था कि आखिरकार जेनिया मेरे सामने झुक ही गई और उसने मेरे कॉन्सर्ट के सारे टिकट्स भी खुद ही खरीद लिए। बड़ा दावा करती थी ना कि मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ, पर उसे क्या पता था कि जेनिया ने उसके सारे टिकट्स खरीद कर उसे और महंगे बेच दिए। उसकी ये हरकत देखकर तो फू का दिल कर रहा था कि इसे अच्छे से सबक सिखा दूं, मगर गुनेन ने उसे रोक दिया ये कहकर कि आज उसे थोड़े से पैसे कमा लेने दो, आइंदा के लिए हम ऐसा होने नहीं देंगे। उसने जेनिया को माफ करके गुस्से का ये गुंड भी पी लिया, मगर जेनिया बाज आने वाली कहाँ थी। उसने तो अपनी सीट भी रेंट पे लगा दी। इस तरह उसे पैसे मिलते रहेंगे और फू के फैंस को उसके साथ बैठने का मौका मिल जाएगा। अब उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी तो फू का गुस्सा करना भी तो जायज था। कहने लगा कितनी लालची बन गई हो और कितने पैसे कमाओगी। साथ ही सब लड़कियों को भगाकर उसे क्लियर कर दिया कि अगर तुम मेरी असिस्टेंट बनकर रहना चाहती हो तो आइंदा इस तरह कोई भी हरकत करते हुए मुझे नजर ना आओ। जेनिया भी उसके असिस्टेंट बनना तो नहीं चाहती थी, मगर फिलहाल उसके लिए यही बेटर है ये सोचकर चुप हो गई। इसके बाद फू भी उसके मजे लेने लगा, उसे अपने लिए पानी लाने को भेजता है और जब वो पानी ले आई तो कहने लगा बहुत ठंडा ले आई हो। ये कहकर वापस करवा दिया और जब वो दोबारा लेकर आई तो बहुत ज्यादा गर्म होने का बहाना किया। क्लास स्टार्ट होने से जेनिया तो बच गई, मगर फू पर एक बड़ा बॉम्ब गिरा। टीचर ने सबके सामने बताया कि तुम्हारे पिछले टेस्ट में पूरी क्लास से कम मार्क्स है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके प्रोग्रेस के लिए उसे जेनिया का ग्रुपमेट बना दिया ताकि जेनिया उसको अच्छे से पढ़ा सके। उस बेचारे को टेस्ट में कम मार्क्स आने से कहीं ज्यादा दुख तो इस बात का हुआ, लेकिन जेनिया बहुत बड़ी बनती रही कि हाँ मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगी। इसके बाद टीचर ने बताया कि नेक्स्ट वीक हमारी वेलकम पार्टी होने वाली है, अगर तुम लोगों की कोई सजेशन है तो मुझे जरूर बताओ। इस पर सभी ने बताया कि हमें फू फेंग को सिंग करते हुए देखना है और सबके कहने पर फू भी इनकी बात मान गया। क्लास खत्म होने के बाद गुनेन ने बताया कि हमने तुम्हें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंटर कर लिया है, मगर तुम्हारे इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की रीजन क्या है। जिनिया यहाँ इंटर होकर सिर्फ अपने डैड के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती थी, मगर गुनेन से बहाना किया कि वो कॉलेज की एक ब्राइट स्टूडेंट बनना चाहती है। इसके बाद जब उसने देखा कि डिवीजन की प्रेसिडेंट एला है तो उस पर तो जैसे बिजलियां गिरने लगी। इधर एला भी कहने लगी कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, 1 वीक का ट्रायल पीरियड तुम्हें पूरा करना होगा। अगर हमारे एक्सपेक्टेशन पर पूरा ना उतरी तो हम तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रख सकते। फिर उसे हान के हवाले किया ये कहकर कि इसे इसके टास्क दो और साथ ही इस पर नजर रखो कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहने के काबिल भी है या नहीं। हान भी कोई कम नहीं है बल्कि एला के चमचों में से एक था। उसे बताने लगा कि हॉल में कुछ चेयर्स पड़ी है जिसे तुम्हें शिफ्ट करनी होंगी। और जब बेचारी जिनिया ने जाकर देखा तो वो थोड़ी सी चेयर्स नहीं थी बल्कि पूरा हॉल ही भरा हुआ था। इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानती। आखिर उसे अपने डैड के बारे में इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए थी। ये टास्क कंप्लीट करने के बाद उसे एक और टास्क दिया कि वेलकम पार्टी के लिए हमें जितनी भी चीजें चाहिए वो तुम्हें अकेले ही खरीद कर लानी होंगी। इतनी लंबी लिस्ट देने के साथ ही उसे थोड़े से पैसे दिए ये कहकर के हमारा बजट इतना ही है, तुम्हें खुद ही मैनेज करना होगा। नेक्स्ट सीन में क्लास खत्म होने के बाद जब जिनिया फू को पढ़ाने वाली थी तो वो पहले से ही सो चुका था। उठने के बाद भी उसका स्टडी करने का कोई दिल नहीं था। कभी बाथरूम जाने का बहाना करता है तो कभी वेलकम पार्टी की प्रैक्टिस करने का। और जब जिनिया ने उसे उसके लो ग्रेड्स के लिए डांट दिया कि एक तो तुम्हारे ग्रेड्स इतने कम है ऊपर से तुम्हारे नखरे ही देख लो, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद यियांग को दिखाया गया जहाँ कॉलेज की एक लड़की ने सेम उसके जैसी जैकेट पहन रखी थी और वो तो देखकर इतना ज्यादा डर गया कि अपनी जैकेट वहीं पर फेंकते हुए भाग गया।
वही उसने फू को एक गाना गाते हुए देखा जो कि उसने अपने पहले प्यार लिया के लिए लिखा था। वेलकम पार्टी के लिए उसे एक नया सॉन्ग चाहिए था और इतनी जल्दी वो एक नया सॉन्ग लिख भी नहीं सकता था, इसलिए उसने यही गाना गाने का फैसला किया। लेकिन ये बात शायद यियंग को अच्छी नहीं लगी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।